हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। मतलब कि नेशनलिज्म की भावना फ्रांस के लोगों के मन में तब उत्पन्न हुई जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। मतलब कि पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रांस के जितने भी सिटीजन्स थे वो सब राजा के अंडर थे। और वो राजा कौन था? लुईस 16, है ना, लुईस 16। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब धीरे धीरे फ्रांस के सिटीजन्स के मन में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर अ रूल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। मतलब कि 1789 में फ्रांस एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था। मीन्स राजा के रूल के अंदर आता था और वहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। मतलब ऐसा शासन जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो और उसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो पहले के टाइम पे फ्रांस में एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था और वो एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था। मतलब एक राजा के अंदर आता था, उस फ्रांस पे राजा रूल करता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रांस में कुछ पॉलिटिकल और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी भी जो मोनार्कियल पावर थी वो सब टर्न हो गई फ्रांस के सिटीजन्स पे। और जो भी मोनार्कियल पावर थी वो फ्रांस के सिटीजन्स पे टर्न हो गई और वहाँ पर सॉवरनिटी आ गई। मतलब सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। ठीक है, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसने ये क्लेम करा कि किसी भी कंट्री में उसके सिटीजन्स ही होते हैं जो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उस कंट्री का भाग्य लिखते हैं, उस कंट्री की किस्मत लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। मतलब शुरुआत में जो कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन करा था, उन्होंने कुछ मेजर्स और कुछ प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कराई लोगों को, जिन प्रैक्टिसेस ने फ्रांस के लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने का काम करा। ठीक है, द आइडिया ऑफ ले पार्ट्रे the fatherland and les citizens emphasize the nation a united community enjoying equal right under a constitutions। मतलब कि ये जो आइडिया था ले पार्ट्रे और ले सिटोयंस, ले पार्ट्रे का मतलब क्या होता है? द फादरलैंड। एंड ले सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन्स। इस आइडिया ने फ्रांस के जो लोग हैं उनके बीच में एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने का काम करा। और इस आइडिया के अंतर्गत जितने भी फ्रांस के लोग हैं वो सभी इक्वल राइट को एंजॉय करते थे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। मतलब कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ चेंजेस लेके आए। उसमें एक चेंजेस ये भी था कि उन्होंने जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस करके एक ट्री कलर फ्लैग को अपनाया। ठीक है, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। मतलब
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो ई स्टेट जनरल थे वो अब डोमिनेट नहीं करे जाते थे बल्कि इलेक्टेड करे जाते थे बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और उस ई स्टेट जनरल का नाम चेंज कर नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड और टेकन एंड मैरियाट्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। मतलब कि नए भजन गाए गए, कस्में ली गई और जितने भी शहीद थे उनका गुणगान गाया गया, और ये सब एक नेशन के नाम पे होता था, राष्ट्र के नाम पे होता था, ना कि किसी भी मोनार्क के अंदर होता था। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform law of all citizens within its territory। मतलब कि अब जितने भी कानून थे वो सब राजा के द्वारा नहीं लिए जाते थे बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते थे वो सब इम्पोज करे जाते थे, और फ्रांस के जितने भी लोग थे उनको यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सिस्टम दिया गया। मतलब कि फ्रांस में जितने भी लोग हैं सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। मतलब जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी और जो ड्यूज़ थे वो एबॉलिश्ड कर दिए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है? मतलब कि जो भी व्यापारी है उसको अगर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसे टैक्स पे करना होता था। ठीक है। और ड्यूज़ क्या होता है? ड्यूज़ मतलब जितने भी गरीब किसान हैं उनके ऊपर जो भी कर्जा था। तो इन दोनों चीज़ों को रिवॉल्यूशन के बाद एबॉलिश्ड कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया गया वेट और मेजर्स का, जिससे कि व्यापारियों को और किसानों को बहुत ज़्यादा आसानी होने लगी अपना व्यापार करने में। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड and France as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। अब फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग जगह के लोग अपनी अलग अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते थे, इसको अलग कर दिया गया और पूरे फ्रांस में फ्रांस बोलने के लिए यूज़ करी जाने लगी और पेरिस जो लैंग्वेज है वो लिखने के लिए यूज़ करी जाने लगी। ये दोनों लैंग्वेज कॉमन हो गई फ्रांस नेशन में। ठीक है। आगे द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल यूरोप टू बिकम नेशन। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि हमारा ये मिशन है कि जैसा हमने फ्रांस को एक नेशन बनाया है वैसे ही हम यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी ये नेशन का आइडिया लेकर आएँ, और हमारे लिए ये बहुत भाग्य की बात होगी कि अगर यूरोप के सारे कंट्री एक नेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। जब फ्रांस के नेशन होने की न्यूज़ यूरोप की अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में स्प्रेड होने लगी, तब जो स्टूडेंट्स थे और अदर एजुकेटेड मिडिल क्लास मतलब जैसे वकील, डॉक्टर, पुलिस, इन सभी ने जैकोबिन क्लब्स को सेटिंग अप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जैकोबिन क्लब को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। Their activities and campaigns prepared the way for the French army, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790। मीन्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपनी फ्रेंच आर्मी बनाई और वो यूरोप की अलग अलग कंट्री जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में मूव करने लगे अपने नेशन के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशन अब्रॉड। मतलब जब रिवॉल्यूशनरी अलग अलग कंट्री में मूव करने लगे तो बहुत सी वॉर्स हुई। इन वॉर्स के साथ साथ फ्रेंच आर्मी ने अपनी जो नेशन का आइडिया है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ओके, आगे देखते हैं।
Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set up about introducing many of reforms that he had already introduced in France. अब 1789 में जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ ने कुछ चेंजेस करे। इसके बाद फ्रांस में कोई भी राजा नहीं था। 1799 में फ्रांस में नेपोलियन नाम का एक राजा आया जिसने कि कुछ फ्रांस में कुछ चेंजेस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो वो रिफॉर्म्स क्या थे हम उनको देखेंगे। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. फ्रांस में जब नेपोलियन आया तब उसने डेमोक्रेसी को नो डाउट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आया जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों ने उसको अपना लिया। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे हम देखते हैं। The Civil Code of 1804, usually known as Napoleon Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. मतलब कि फ्रांस जो हमारा नेपोलियन था वो सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया अपने साथ, जिसको हम नेपोलियन कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। इसी कोड के अंतर्गत जो नेपोलियन था वो कुछ चेंजेस लेके आया। वो चेंजेस, पहला चेंज ये था कि उसने प्रिविलेजेस जो बेस्ड ऑन बर्थ दिए गए थे, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में 3 क्लासेस थी, 3 ई स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड ई स्टेट। उसमें क्लर्जी और नोबिलिटी को बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिए गए थे, लेकिन जो थर्ड ई स्टेट था उसको कोई भी प्रिविलेजेस, कोई भी राइट नहीं दिए गए थे और थर्ड ई स्टेट से ही सारे टैक्सेस लिए जाते थे। तो नेपोलियन ने इन प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से और इस्टेब्लिश कर दिया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी को भी उसने सिक्योर कर दिया था। दिस कोड was exported the region under French control in Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. अब नेपोलियन ने इस कोड के अंतर्गत जो भी चेंजेस करे वो उसने फ्रांस के अंदर ही स्प्रेड करे, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस पर ही कंट्रोल अपना करता था। उसने ये चेंज डच में करे, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और जर्मनी में भी करे थे। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया था, मतलब कि एक कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से वो उन पर अच्छे से रूल कर पाता था और अपने जितने भी चेंजेस हैं उनको अच्छे से वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाता था। अब नेपोलियन ने फीडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया था और जितने भी पेजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया था सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से। अब ये फीडल सिस्टम, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज क्या होता है ये जान लेते हैं। फीडल सिस्टम में ये था कि जो भी किसान अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था उसको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। सर्फडम में जो किसान था उसको ये राइट नहीं था कि वो अपनी खुद की ज़मीन पे काम कर सकते या खुद की ज़मीन खरीद सके, उसको किसी और की ज़मीन पे एज अ किराएदार काम करना पड़ता था। मैनोरियल ड्यूज़ में मतलब कि जो भी हमारे किसान हैं उन पर जितना भी कर्जा था नेपोलियन ने उसको भी हटा दिया था। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा था। पीजेंट, आर्टिशंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन enjoy a newfound freedom, मतलब जो पीजेंट्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, वो सभी एक नई तरह की आज़ादी को इंजॉय कर रहे थे, नई तरह की आज़ादी का लाभ उठा रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स
and a common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another. मतलब कि बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, जो गुड को थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते थे, उनको ये लगा कि ये जो यूनिफॉर्म लॉ है और वेट और मेजर्स के सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, इससे हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा आसानी आई है और हम इससे अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और अपना व्यापार चला पा रहे हैं. However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. लेकिन धीरे आगे चल के ये जो फ्रांस में जो नेपोलियन चेंजेस लेके आया था, ये बहुत मिक्स हो गए. क्यों? क्योंकि इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्साओ, द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. क्योंकि पहले जो नेपोलियन के चेंजेस थे वो बहुत फ्रेंच के और बाकी यूरोप की कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा उन चेंजेस ने. और बाकी जो यूरोप की कंट्रीज जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्साओ, ये सभी फ्रेंच आर्मी को एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी वेलकम करते थे. बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French army, required conquer the rest of Europe, all seemed to outweigh advantage of administrative change. लेकिन ये जो इनका एंथुजियाज्म था, ये बहुत जल्द बदल गया और फ्रांस के लोगों को लगा कि हमें जिस तरह की आज़ादी चाहिए नेपोलियन के राज में, हमें उस तरह की आज़ादी कभी नहीं मिल सकती. इसलिए उन्होंने नेपोलियन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे. अब उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि नेपोलियन ने जो टैक्स थे उनको इंक्रीज़ कर दिया था और सेंसरशिप को इंक्रीज़ कर दिया था. ठीक है. और वो फोर्स को भी कंस्क्रिप्ट करते थे, मतलब कि जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स करते थे कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें. ठीक है. इन्हीं चीज़ों की वजह से फ्रांस की आर्मी ने धीरे धीरे नेपोलियन को विरोध करना स्टार्ट कर दिया था. अब आ जाते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. मतलब कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे उत्पन्न हुई और यूरोप एक नेशनलिस्ट स्टेट कैसे बना. ठीक है. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. मतलब अगर आप mid-18th century के मैप में देखेंगे तो यूरोप वैसा नहीं दिखता था जैसे अब दिखता है. और यूरोप में पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था जैसे अब है. ठीक है. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territory. जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम पे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड अलग अलग, लेकिन पहले के टाइम पे वो ये नहीं थे. पहले के टाइम पे वो अलग अलग किंगडम्स में, डचेस में और कैंटन्स में डिवाइड थे जिनके रूलर्स के पास अनगिनत टेरिटरी मीन्स ज़मीन हुआ करती थी. ठीक है. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क विद इन टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. मतलब कि ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था वो अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की था जिनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, मीन्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. वो सभी एक दूसरे को एज अ कॉमन कल्चर और एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील नहीं करते थे. वो सभी एक दूसरे को अलग नज़रिए से देखते थे. मतलब ना ही वो किसी चीज़ में भी कॉमन नहीं थे, ना कल्चर में, ना ही बाय लैंग्वेज, ना ही बाय ट्रेडिशन. हर चीज़ से वहाँ के लोग अलग थे. ठीक है. Often they even spoke different language and belonged to different ethnic group. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. Even वो सभी लोग ट्रेडिशन,
कल्चर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से तो अलग थे ही, बल्कि वो सब अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे, अपनी एक डायलेक्ट लैंग्वेज भी बोलते थे, और उन सभी के एथनिक ग्रुप भी बहुत अलग थे। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था, ठीक है, वो डिफरेंट कंट्री का पैच वर्क था, ठीक है, और उसमें एल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड भी इंक्लूड है, और बोहिमा भी इंक्लूड है। वो एक एरिस्टोक्रेसी कंट्री थी, ठीक है, जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। In Hungary, half of the population spoke Magyar while the other half spoke a variety of dialects. मीन्स हंगरी में हाफ पॉपुलेशन तो मैग्यार बोलती थी, बल्कि हाफ पॉपुलेशन डायलेक्ट मीन्स अपनी अपनी जगह की लैंग्वेज बोला करती थी। वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मिक्सअप थी। इन गैलेसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलेसिया में जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो पॉलिश बोलती थी। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स there also lived within the boundary of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks, the North Slovens in Karlia, Croats to the south, and Romanes to the east in Transylvania. Such difference did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common element to the empire. मतलब कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। अब इन सभी चीज़ों की वजह से कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी तो हमें देखने के लिए मिलती है नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि इनका राज्य एक था, इनका सभी का राज्य एक था, पर ये लैंग्वेज एक नहीं बोलते थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा था तो फिर फ्रांस में, यूरोप में, पूरे यूरोप में आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, हाउ, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी हमने पहले पढ़ा है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली A landed aristocracy was the dominant class on the continent। मतलब सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो एक डोमिनेंट क्लास थी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, तो उसमें जो एरिस्टोक्रेसी थी वो एक डोमिनेंट क्लास दिखाई पड़ती थी। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। जो एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे वो सभी एक दूसरे से यूनाइटेड तरीके से रहते थे, और वो सभी रीजनल तरीके से तो डिवाइडेड थे, बट वो सभी फिर भी एक दूसरे से कनेक्ट रहा करते थे हमेशा से ही। दे ओन्ड ई स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। कंट्री साइड और टाउन के साइड में भी इनके घर थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। जो एरिस्टोक्रेसी थी यूरोप में, एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, वो फ्रेंच बोलती थी फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब कि उनका जो राजकाज का काम हुआ करता था उस पर्पस से वो फ्रांस बोलती थी। Their families were often connected by ties of marriage। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो आपस में शादियां भी करती थी ताकि उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना रहे, उनकी फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना रहे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ये जो एरिस्टोक्रेसी थी ये बहुत पावरफुल थी, बट ये न्यूमेरिकली मतलब नंबरली ये बहुत कम थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। यूरोप में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्री मतलब किसान। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estate which were cultivated by serf। मतलब वेस्ट में जो लैंड थी वो बल्क के थ्रू फार्म करी जाती थी, ठीक है, और ईस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग पैटर्न था वो बाय सर्फ कल्टीवेट करा जाता था, ठीक है।
In Western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जब इंडस्ट्री और प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ तब वहाँ पे कमर्शियल क्लास का भी इमर्जेंस हुआ. ठीक है. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the part of German state it occurred only during the 19th century. इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन फ्रांस और कुछ जर्मन के पार्ट में ये स्टार्ट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में. ठीक है. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professional. जब कमर्शियल क्लास का वेक हुआ, कमर्शियल क्लास की ग्रो हुई, तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की भी ग्रो हुई और कुछ मिडिल क्लास पॉपुलेशन की भी ग्रो हुई, जैसे इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल. ओके. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 18th century. It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocracy privileges and gained popularity. मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे ये नंबर में कम थे 19th सेंचुरी में, बट जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास था उन्होंने अपने जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो आगे एब्रॉड बढ़ाया और पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा गेन करी. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो क्यों स्टैंड करते थे, मतलब उनकी क्या डिमांड थी. उनकी सोशली भी डिमांड अलग होगी और पॉलिटिकली भी डिमांड होगी. तो अब उन डिमांड्स को, उन आइडियाज़ को हम देखते हैं. ठीक है. आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. The term liberalism derived from Latin root liber meaning free. मतलब कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है यूरोप में 19th सेंचुरी में वो लिबरलिज्म का भी आइडियोलॉजी बनी. ठीक है. अब ये लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिबर. लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री. ठीक है. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म है उसका इंडिविजुअली क्या पर्सपेक्ट होता है? इंडिविजुअल्स का पर्सपेक्ट होता है इक्वालिटी ऑफ बिफोर द लॉ, मतलब कि सभी के लिए कानून समान हो. लेकिन पॉलिटिकली लिबरलिज्म किस लिए स्टूड करता है? इट emphasizes द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. मतलब कि इंडिविजुअली तो हमने देख लिया कि लिबरलिज्म स्टूड करता है फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल, बट पॉलिटिकली लिबरलिस्ट ये चाहते हैं, जो लिबरल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो ऑटोक्रेसी है उसका एंड हो, मीन्स तानाशाही जो सरकार है उसका एंड हो, और जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं लोगों को बाय बर्थ उनका भी एंड हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करा जाए जिसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में उनको हम इलेक्ट करें और वो हमारी तरफ से पार्लियामेंट में बैठें. लिबरलिज्म की एक और डिमांड थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको भी पूरा करा जाए, मतलब उसको भी लागू करा जाए. येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अब लिबरलिज्म ये तो चाहते थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, लेकिन वो सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट के बिल्कुल खिलाफ थे. ठीक है. यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क्ड the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. हमने देखा था कि जो फ्रांस रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, उनकी क्या डिमांड थी कि लिबरल डेमोक्रेसी हो और जो राइट टू वोट है वो
सिर्फ, लेकिन जो राइट टू वोट हैं वो सिर्फ उन्हीं मेंस को दिए गए थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। men without property and all women were excluded from political rights। जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो वुमेन्स है उनको राइट टू वोट नहीं दिए गए थे और ना ही कोई पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। ओनली अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट्स मेल इंजॉय सफरेज। जब जैकोबिन क्लब की इस्टेब्लिशमेंट हुई तभी थोड़े टाइम के लिए जो मेंस थे, मेंस विदाउट प्रॉपर्टी, उनको थोड़े टाइम के लिए जो ये सफरेज का राइट है ये एंजॉय करने के लिए मिला। सफरेज मतलब राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी टू फादर एंड हस्बैंड। लेकिन जब नेपोलियन वापस आ गया फ्रांस में 1799 में, तब ये जो सफरेज का राइट था ये बहुत लिमिटेड कर दिया गया। वुमेन्स को राइट टू वोट बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया वुमेन्स के लिए। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल प्रॉपर्टी। लेकिन जो वुमेन्स थे और मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपोजिशन भी और अपोजिशन पार्टी भी ऑर्गेनाइज्ड करी, ओके। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। पॉलिटिकली, इंडिविजुअली, दोनों तरीके से हमने देख लिया कि लिबरलिज्म क्यों स्टूड करता था। लेकिन सोशली लिबरलिज्म इसलिए लिबरलिज्म स्टूड करता था फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट में उनको फ्रीडम मिले और जो टैक्स रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी गई हैं उनको एबॉलिश करा जाए। मतलब कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी को एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उस पर भी स्टेट इम्पोज्ड टैक्स कर देते थे, टैक्स इम्पोज कर देते थे, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए 19th सेंचुरी में ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि वो टैक्स बैरियर जो इम्पोज करे गए हैं उनको एबॉलिश कर दे। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैज़ क्रिएटेड कंट्रीलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ कंट्रीलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ कन्फेडरेशन 39 स्टेट। मतलब कि जो नेपोलियन था उसने 39 स्टेट का एक कन्फेडरेशन बनाया था, ठीक है। ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। हर एक स्टेट के पास अपनी एक करेंसी थी और अपना एक वेट और मेजर्स का सिस्टम था। A merchant traveling 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% of each of them। अब इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया कि एक मर्चेंट जो कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में मूव कर रहा था अपने सामान को बेचने के लिए, उसको 11 कस्टम बैरियर से होके गुजरना पड़ा और हर एक कस्टम बैरियर्स पे उसको अपने 5% जो टैक्स था वो पे करना पड़ा था। ड्यूटीज वर ऑफ्टन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। मतलब कि उसको हर एक कस्टम बैरियर पे 5% टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हर जगह पर स्टेट ने टैक्स इम्पोज कर रखा था। हर रीजन के अलग अलग वेट और मेजर्स का सिस्टम होता है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज ईल विच इन एंड रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। मतलब पहले के टाइम पे जब क्लॉथ को मेज़र करते थे उसको ईल के नाम से जानते थे और ईल की अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिफरेंट लेंथ होती थी। एन ईल फॉर टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड get you 54.7 centimeter of cloth in Mainz, 55.1 centimeter in Nuremberg, 65.6 centimeter in Freiburg, 53.5
5 सेंटीमीटर। ईल एक मतलब टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि फ्रैंकफर्ट से ख़रीदा जाता है। इसकी फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर प्राइस है, मेंस में 55.1, न्यूमरबर्ग में 65.7 और फ्रेमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी अलग अलग प्राइस रेट है। Such a condition were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of good people and capital। इस कंडीशन पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो कंडीशन ये एक ऑब्स्टेकल्स है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। इसीलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ॉल्वरिन। ये फॉर्म करा गया इन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। इसके अंदर और भी बहुत सारे जर्मन स्टेट इंक्लूड थे। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। The creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest of national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growth at the time। मतलब ये जो ज़ॉल्वरिन था ये 1834 में इन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया बनाया गया था। इसके अंदर और भी बहुत सारे जर्मन स्टेट इंक्लूड थे। इस ज़ॉल्वरिन ग्रुप ने क्या करा, इसने टैरिफ बैरियर को एबॉलिश कर दिया पूरी तरीके से और जो करेंसी थी उसको 30 से 2 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले के टाइम पे 30 करेंसी थी उसको कन्वर्ट कर दिया 2 करेंसीज़ में, ठीक है। और इसने रेलवे का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा फर्दर क्या नाम है एक्सपेंड करा जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं जो जगह है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और इसने इकोनॉमिक नेशनलिज्म में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी उसको ग्रो करने में, ठीक है। अब अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 मतलब कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म एक मतलब ऐसे लोग हैं जो कि पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के टाइम पर विश्वास रखते हैं। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि चेंजेस हों पर बहुत धीरे धीरे हों और वो न्यू क्लासेस का बढ़ावा ना मॉडर्न स्टेट का बढ़ावा ना करके वो ट्रेडिशन पर और चर्च पर ज़्यादा फोकस करते थे। यहाँ पर दे रखा है कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो कि स्ट्रेस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन कस्टम एंड प्रोड्यूस ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो कि ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा बढ़ावा देती है और ये ग्रेजुअल चेंज मतलब कि क्विक चेंज की जगह ग्रेजुअल चेंज को प्रेफर करती है, ठीक है। अब 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म नया तरीके से आया और वो कैसा था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। 1815 में फॉलोइंग द डिफेट ऑफ नेपोलियन 1850 यूरोप वर ड्राइवन बाय स्पिरिट कंजर्वेटिज्म। मतलब कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोप में गवर्नमेंट आई वो थी कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट, ठीक है। कंजर्वेटिज्म अभी हमने पढ़ा क्या होता है। कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड that established tradition, institution of state and society like monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। मतलब कंजर्वेटिज्म बिलीव रखती है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, मोनार्की और चर्च सोशल हायरार्की में, ठीक है। Most conservatism, however, did not propose a return to the society revolutionary day. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon that modernize could in fact strengthen national institution like monarchy। लेकिन जो ज़्यादातर कंजर्वेटिज्म थे वो पहले प्री रिवोल्यूशनरी डेज में दोबारा से नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सभी नेपोलियन के द्वारा किए गए रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उनको ये लगता था कि जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स करे हैं वो हमारी जो ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है।
इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वो ये सोचते थे कि नेपोलियन के थ्रू जो चेंज करे गए हैं वो हमारी स्टेट पावर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynastic economy, the abolition of feudal and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of यूरोप। मतलब कि कंजर्वेटिज्म जो 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म आया, रूढ़िवादी आया, उनको ये लगता था कि जो मॉडर्न आर्मी है और ब्यूरोक्रेसी है, एबॉलिशन ऑफ फीडल सिस्टम, सर्फडम, ये सभी हमारी ऑटोक्रेटिक मोनार्की के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन 1850 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन मीट एट वियना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। मतलब 1815 में यूरोप की जो पावर्स हैं, मतलब कि जैसे ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, वो सभी उन सभी ने वाटरलू वॉर में नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन को उन्होंने वाटरलू वॉर में 1815 में हरा दिया था और वो सभी वियना में मिले एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के लिए। इस ट्रीटी ऑफ वियना को कौन होस्ट कर रहा था? इसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है। द delegates draw up the Treaty of Vienna of 1850 with the object of undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleon War। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में जो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कुछ चेंजेस करे। उन्होंने क्या चेंजेस करे वो देख लेते हैं हम। The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, which was restored to power and France lost the territory it had annexed under Napoleon। मतलब कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे जो बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, अब उसको फिर से रिस्टोर्ड कर दिया गया और फ्रांस की सोसाइटी पे, फ्रांस की जो टेरिटरी है उसके पास बहुत सारी एक सीरीज़ ऑफ स्टेट को इम्पोज कर दिया था ताकि फ्रांस और ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके फ्यूचर में। ठीक है। अब वो स्टेट कौन कौन से थे जिनको फ्रांस की बाउंड्री पर सेटअप करा था? जैसे द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूड है, वो नॉर्थ में इस्टेब्लिश कर दिया गया। गिनोआ, जिसमें पैडमेंट भी एडिट है, वो साउथ में सेटअप कर दिया गया। प्रूशिया को दिया गया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वेस्टर्न फ्रेंटिसी का, बल्कि ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली का पार्ट कंट्रोल करने के लिए दिया गया। बट जो उन्होंने ये स्टेट तो इम्पोज करे थे, बट उन्होंने जो नेपोलियन के थ्रू 39 स्टेट का कन्फेडरेशन बनाया गया था उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं करा था। ईस्ट में उन्होंने रशिया को कुछ पार्ट दिया था पोलैंड का, वाइल प्रूशिया को उन्होंने कुछ पार्ट दिया था सैक्सोनी का। ठीक है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड ओवरथ्रो बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब उन्होंने जो मोनार्की थी उसको दोबारा से रिस्टोर क्यों करा, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर क्यों करा? इसका मेन इंटेंशन था क्रिएटिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिज्म को लाना। Conservative regime set up in 1850 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activity that questioned to legitimacy to autocratic government। अब 1815 में जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी वो कंजर्वेटिज्म थी। मतलब जो कंजर्वेटिज्म आया था वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक था, तानाशाही था, और उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी फ्रांस का या यूरोप का सिटीज़न कोई भी उनको क्रिटिसिस करे, उनकी आलोचना करे। ठीक है। इसलिए उन्होंने इम्पोज कर दी थी सेंसरशिप, मतलब जिसके अंतर्गत कोई भी न्यूज़ में ऐसी खबर नहीं, कोई भी न्यूज़ में बिना कंजर्वेटिज्म के इजाज़त के कोई भी खबर नहीं छाप सकता है, ना ही बुक में छाप सकता है, ना ही कोई ऐसा सॉन्ग बना सकता है जिससे कि जो कंजर्वेटिज्म है उनका क्रिटिसिज्म, मतलब उनकी आलोचना हो। ठीक है। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी
nonetheless continued to inspire liberalism. One of the major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom to press. अब इसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कंजर्वेटिज्म का क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनका मेन इंटेंशन था फ्रीडम ऑफ प्रेस. मतलब कि उनका मेन इंटेंशन ये था कि उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया जाए. द रिवॉल्यूशनरी मतलब कि इसमें रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बताया गया. जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी थी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1850 द फार ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. मतलब कि 1815 की वॉर के बाद जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सभी अंडरग्राउंड हो गए. अब बेसिक सी बात है, कंजर्वेटिज्म दोबारा आ गया तो उनको ये लगा कि जो कंजर्वेटिज्म है वो हमको दोबारा से रिप्रेस ना करे, हम पर कोई उत्पीड़न ना करे, इसलिए वो सभी अंडरग्राउंड हो गए. सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोप स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़. मतलब कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे यूरोप में अपने आइडिया को स्प्रेड करने के लिए. To be revolutionary at this time meant a continument to oppose monarchical form that had been established after at Vienna Congress and fought for liberty and freedom. रिवॉल्यूशनरीज के लिए अब मोनार्की का विद्रोह करना उनकी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना माना जाता था. Most of this revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of struggle for freedom. ज़्यादातर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपने इस नेशन स्टेट बनाने के आइडिया को अपने आज़ादी का संघर्ष मानते थे. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa 1807, become a member of the secret society of the Carbonari. इन रिवॉल्यूशनरीज में से एक रिवॉल्यूशनरी था Giuseppe Mazzini, जो कि पैदा हुआ था गिनोआ में 1807 में. He become a member of the secret society of Carbonari. वो कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी का भी मेंबर बना. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 to attempting a revolutionary in Liguria. मतलब कि जब गिउसेपी मजीनी 24 साल का था तब उसको एग्जाइल भेज दिया गया 1830 वॉर के लिगोरिया वॉर को अटेम्प्ट करने के लिए. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी. उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई. पहली यंग इटली इन मर्सलेस, पहली थी मर्सल में यंग इटली और दूसरी बनाई वर्न में यंग यूरोप. ठीक है, जिसके whose members were like-minded young men in Poland, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट. जिसके मेंबर पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मन स्टेट्स के थे. मजीनी का मानना था that God had intense nation to be natural यूनिट ऑफ मैनकाइंड. मजीनी का मानना था कि भगवान ने नेशन को नेचुरली बनाया है. सो इटली could not continue to be a patchwork, a small state and kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance to nation. तो इटली जो है वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं बट सकता, वो भी एक सिंगल यूनिफाइड स्टेट बनेगा. The unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret society were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini relied opposition to monarchy and his vision democratic republic frightened to conservatism. अब जो मजीनी ने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इसके मेंबर भी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में बिखरे हुए थे और इसके मेंबर भी लाइक माइंडेड थे मजीनी की तरह. वो भी चाहते थे कि जो हमारा यूरोप है ये एक यूनिफाइड बने और यहाँ पे नेशनलिज्म आए. ड्यूक मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर. ड्यूक मेटरनिक ने गिउसेपी मजीनी को अपने सोशल ऑर्डर का एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन बताया. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आगे की ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आगे का चैप्टर हम पार्ट 3 में कवर करेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय.